ये वक्फ बोर्ड जो बिल आया हुआ है, ये किसी वक्फ बोर्ड खारिज नहीं किया है। वक्फ बोर्ड में संशोधन ही हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उसमें जो है वक्फ बोर्ड खारिज नहीं किया गया है। जो पुलिस खुद जो है निर्णय नहीं कर सकती, वो न्यायपालिका निर्णय करेगी। जो भी अभियुक्त है और नहीं अभियुक्त है, ये तय करना न्यायपालिका का काम है। सबसे बड़ी समस्या है महिला शौचालय की, क्योंकि यदि महिला अधिवक्ता है तो वो शौचालय कहाँ जाएगी, तो महिला शौचालय की भी समस्या है। ये अधिकार जुडिशरी का इनको नहीं देना चाहिए, ये अधिवक्ताओं पर रहना चाहिए। एक अधिवक्ता ही जो न्याय दिला सकता है, और ये इसका मिस यूज हो रहा है जो ये पुलिस प्रशासन कर रही है। एसोसिएशन के जो अध्यक्ष पिछली बार रह चुके, इस बार के भी प्रत्याशी हैं, उनसे बात करें कि इस बार चुनाव कैसे होने वाला है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले ये बताएं कि जो आप पिछली बार भी अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार भी अध्यक्ष का प्रत्याशी हैं आप, पिछली बार का चुनाव देखा जाए और इस बार के चुनाव में तो क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? मैं आदेश कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष सेंटर बार, वर्तमान प्रत्याशी सेंटर बार आपके सामने मौजूद हूँ। पिछला चुनाव हुआ, उसमें मेरे द्वारा तमाम सारे कार्य कराए गए, जिसमें बार के हित में आवश्यक कदम उठाए गए। अधिवक्ता हित के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहे। हमारे कार्यकाल में किसी अधिवक्ता साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, मान सम्मान बढ़ाया गया। पुलिस वकील के बीच में कोई विवाद नहीं होने पाया। जुडिशरी का फंक्शन बहुत अच्छा रहा, जुडिशियल वर्क कभी प्रभावित नहीं हुआ, दुष्प्रभावित नहीं हुआ। हम लोगों ने प्रयास किया कि बार और बेंच का अच्छा सामंजस्य बना रहे, और उसी के तहत हमारा कार्यकाल पूरा संपादित हुआ। पुनः मैं दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ। कुछ कार्य पिछले कार्यकाल में हुआ था, वो शेष रह गया है, अधूरा कार्य था, उसे पूरा करना है। उसके लिए मैं दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा पहला प्रयास होगा कि सिविल कोड परिसर का विस्तार हो। विस्तार की कड़ी में जो तहसील परिसर है, उस सिविल कोड में मर्ज कराया जाए। उसके पश्चात दूसरा काम मेरा प्रमुखता से ये है कि मैं चाहूँगा कि हमारी कार्यकारिणी जो चुन के आवे, उसके द्वारा अधिवक्ताओं को उसकी मृत्यु की दशा में जो भी अधिवक्ता हमारा कैजुअलिटी होती है, डेथ होती है, उसके उपरांत हम सेंटर बार की तरफ से 5 लाख रुपए अपने मेंबर को दूं। ये हमारा प्रयास होगा। देखिए, एक सवाल ये भी है कि जो आप इसके पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अभी मांग किया जा रहा है कि मेडिकल का भी सुविधा दिया जाए वकीलों को लेकर। अम्बेडकर जी का प्रतिमा भी लगे, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, मेडिकल सुविधा तो मिलनी चाहिए, इसके लिए हम लोग आवश्यक कदम उठाएंगे, प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। ये सरकार की नीति भी है, पॉलिसी भी है कि सबको मेडिकल सुविधा मिलती है, तो एडवोकेट्स के लिए स्पेशल सुविधा मिले। रही बात अम्बेडकर प्रतिमा की, तो अम्बेडकर साहब की प्रतिमा तो सिविल कोड परिसर में स्थापित होनी चाहिए। उसको मैं स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, और उन्हीं द्वारा बनाए गए संविधान का अनुसरण करते हुए हम लोग न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, वकालत कर रहे हैं। तो उनकी स्थापना होना तो आवश्यक है। जब लोकसभा में उनकी स्थापना हो सकती है, विधानसभा में हो सकती है, राजभवन में हो सकती है, तो सिविल कोड परिसर में क्यों नहीं हो सकती है? मैं चाहूँगा कि हमारी कार्यकारिणी चुन के आएगी तो हम लोग प्रस्ताव पास करके और उचित स्थान पर अम्बेडकर साहब की मूर्ति की स्थापना कराएंगे। ये हमारा पूरा प्रयास होगा। अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक सवाल आपसे है कि जो वक्फ बोर्ड के बारे में जो असमंजस बना हुआ है हिंदुओं में, मुस्लिमों में कई सपोर्ट भी कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। अब कई मुस्लिम भाई जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट में वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ बताइए कि जो दर्शकों को भी समझ में आए कि एक लाइन में कि वक्फ बोर्ड में क्यों विरोध हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड के विषय में जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, लोकसभा की संस्था जो है, वहाँ पर एक उसकी कमेटी बनाई गई। कमेटी के पश्चात जो है उस पर बिल तैयार हुआ, बिल पास भी हो गया, और उसके विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दाखिल हैं, उस पर सुनवाई हो रही है। तो मेरे हिसाब से अब जो है, जब चूँकि कोर्ट में मामला आ चुका है, तो हम लोगों को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड का गठन, पुनर्गठन, उसमें संशोधन, ये जो भी हो रहा है, ये न्यायपालिका का काम नहीं है। ये काम तो शासन वहाँ का है, लोकसभा का, तो वहाँ करें। उसका जो है समीक्षा करना न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जो भी उचित निर्णय लेगा, उसको हम सब लोग मानेंगे, सर्वमान्य स्वीकारती होगी। ये हमारा प्रयास होगा। कार्यपालिका विधायिका से तो ये तो वक्फ बोर्ड पारित हो गया था, उसको संशोधन भी कर दिया गया, नियम भी बन गया, उसका कानून भी बन गया। तो क्या ये अधिकार है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बना हुआ है, तो इसको खारिज करने के लिए या इसको रोक लगाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट अगर उसको खारिज करती है, तो वो फिर लोकसभा उस पर आवश्यक निर्णय लेगा। तमाम आर्डर सुप्रीम कोर्ट से पास हुए। साहबानों वाला केस सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पास किया, केंद्र सरकार ने उसको जो है पलट दिया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय पास करती है, कोई आर्डर ले आती है, समीक्षा करती है, तो उसको जो है लोकसभा के जो सांसद हैं, वो जो
लोकसभा कार्रवाई होगी उसमें देखा जाएगा। उस पर हम लोग टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल ये कि वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन ये खारिज नहीं किया जा सकता। ये खारिज हुआ भी नहीं है। हुँ। ये वक्फ बोर्ड की जो बिल आया हुआ है, ये किसी वक्फ बोर्ड को खारिज नहीं किया है। वक्फ बोर्ड में एक संशोधन ही हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उसमें जो है वक्फ बोर्ड खारिज नहीं किया गया है। वक्फ बोर्ड में ये देखा गया है कि इसमें कौन-कौन लोग रहेंगे, हैं? उसमें हिंदुओं को जोड़ा गया है, डीएम को भी जोड़ा गया है, देखा गया है। तो ये वक्फ बोर्ड खारिज करने वाली बात दुष्प्रचार है ये। वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब उसके लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, निगरानी कर रही है, वो निर्णय लेगी, उस पर हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद सर। वकील साहब सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए और किस पद पे इसके पहले रहे? मैं गोवर्धन लाल गुप्ता वर्तमान में कोषाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ और पूर्व में जो है 2018-2019 में मैं संयुक्त सचिव रहा और संयुक्त सचिव रहते हुए हमने जो है लाइब्रेरी में जितनी भी जर्नल्स आते हैं, किताबें आती हैं, जो भी डिमांड है वो पूरी किया गया। दूसरी चीज़ हमारे पूरे कार्यकारिणी के प्रयासों से जो है स्टेट गवर्नमेंट से 4,55,00,000 रुपये बिल्डिंग के लिए मिले। कोरोना काल में जो है बिल्डिंग थोड़ा सा पेमेंट रोक दिया गया, बाकी जो है हमारी 3 मंजिल की बिल्डिंग बन गई, चैम्बरों का निर्माण हुआ और मैं चाहता हूँ अगला मैं चुन के आऊँ तो वकीलों के लिए एक मेडिकल पॉलिसी के लिए मत बनाऊँ। दूसरी चीज़ जो हमारे वकालतनामे वेलफेयर जो होते हैं उसका सीधे अकाउंट से लिंक कराऊँ अधिवक्ताओं को तो उनको डायरेक्ट पैसा जाए। और दूसरी चीज़ मेरे जो कमी है हमारे न्यायालय में, कुर्सियों की कमी है, ये सारी चीज़ें हैं। जो अव्यवस्था है उसको जो है न्यायपालिका और एडवोकेट आपस में बार बेंच रिलेशन बना करके उसको आगे तक बढ़ाऊं और सारी व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सारी चीज़ें व्यवस्थित करूं। और जो है कोषाध्यक्ष रहते हुए अगर हमको मौका मिलता है तो वकीलों के हितों के लिए जो है मैं हर संभव प्रयास करूंगा। वकील साहब एक आपसे थोड़ा राजनीतिक सवाल है हमसे पूछना है कि जो लगातार ये पुलिस कस्टडी में मौतें होती जा रही है तो उसको रोकने के लिए क्या न्यायपालिका और पुलिस ये दोनों का जिम्मेदारी बनता है कि जो हमारे कस्टडी में जो लोग आए हुए हैं अपराधी आए हैं तो उसको न्याय दिलाया जाए, लेकिन न्याय दिलाने से पहले उनका मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, फांसी लगाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या न्यायपालिका को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, जब तक पुलिस के विभाग में अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी के विभाग में कोई भी अभियुक्त है तो अगर किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी होती है इस तरह के उनको ध्यान रखना, उनकी सारी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। और न्यायपालिका के अंदर है तो उसकी जांच करके जो दोषी हैं उनको आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। ये मेरा संभव प्रयास रहेगा क्योंकि जो पुलिस खुद जो है निर्णय नहीं कर सकती, वो न्यायपालिका निर्णय करेगी। जो भी अभियुक्त है और नहीं अभियुक्त है ये तय करना न्यायपालिका का काम है। और अगर पुलिस कस्टडी में अगर कोई मौत होती है इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। अमितेश जी इस बार चुनाव होने वाला है बार काउंसिल का देखा जाए तो उसमें आप किस नज़र से देख रहे हैं? जो पहले इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो काम हो पाया कि नहीं हो पाया? उम्मीदें क्या लगाते हैं कि इस बार जो पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं अमितेश कश्यप कनिष्ठ कार्यकारिणी पद का प्रत्याशी हूं। सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है 25-26 का। इससे पहले जो कार्य हुए ठीक है, संभावनापूर्ण कुछ हुए और जिन कार्यों में कमियां रह गईं उनको इस वर्ष पूरा किया जाएगा। उसके लिए मैं जो आने वाली कार्यकारिणी होगी उनसे मैं अनुरोध करूंगा। मैं जीतूं या हारूं वो एक अलग विषय है, पर जो भी कार्यकारिणी बनेगी 22 सदस्यों की, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो कमियां हैं हमारे सिविल कोर्ट परिसर में, जैसे कि यूरिनल की व्यवस्था नहीं है तो बहुत गंदी है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो बहुत कम है, उसे पर्याप्त मात्रा में और अच्छे से करवाया जाए। मेडिकल की सुविधा है पर उसमें जो कमियां हैं, अनियमितताएं हैं, उनकी कमियों को दूर किया जाए। मैं पुरानी तहसील में बैठता हूं, वहां गेट नंबर 10 है जो बंद रहता है, जिसके लिए हमें 1.5 किलोमीटर का रन करके आना पड़ता है सिविल कोर्ट। मैं आने वाली कार्यकारिणी से अनुरोध करूंगा कि गेट नंबर 10 को संभवतः न्यायालय के समय तक खुलवा दिया जाए, जिससे अधिवक्ताओं को आवागमन में असुविधा ना हो
और सब एक आपसे ये सवाल ये भी है कि कुछ लोग जब न्याय के लिए गुहार लगाते हैं जब कोर्ट में, तो कई बार ऐसे होते हैं कि जज नहीं बैठते हैं, उसको भी लेकर लगातार जो अपराधी हैं या अपराधी के घर वाले हैं, तो वो भी लगातार गुनाह के अपील कर निराश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जज छुट्टी पे चले जाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए ये बार और बेंच का सामंजस्य बनाना होता है। अगर हमारे यहाँ जुडिशरी की कमी है या जुडिशरी बैठ नहीं रही है, तो इसके लिए बार को सार्थक प्रयास करना चाहिए। बार को हमारे जो रजिस्ट्रार होते हैं, जनरल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट में बैठते हैं, वहाँ सूचित करना चाहिए कि इन न्यायालयों में कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था में कमियां हैं, उनको दूर किया जाए, उनका सहयोग किया जाए, तो बार और बेंच का सामंजस्य बना रहे और न्याय व्यवस्था सुदृढ़ रहे। मैडम सबसे पहले अपना नाम और किस पद पे उम्मीदवार हैं? भैया मेरा नाम सूबी खातून है। सूबी खातून, मैं निवासी हूँ काकोरी क्षेत्र की और जूनियर कार्यकारिणी पद की प्रत्याशी हूँ सेंट्रल बार एसोसिएशन से। मैडम जो सेंट्रल बार एसोसिएशन का इस बार चुनाव होना, इसके पहले भी क्या कई प्रत्याशी रह चुके हैं, कई अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो क्या इस बार क्या देखेंगे कि कुछ अगर आप प्रत्याशी जीतती हैं जी जी तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा कोर्ट में? भैया, चेंजेस तो बहुत सारे मैंने सोच रखे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं है। जैसे हम लोग सीएससी बिल्डिंग में बैठते हैं, वहीं पे हमारा चैम्बर है, तो सीएससी बिल्डिंग में सबसे पहली जो समस्या है वो है गंदगी की। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है जिसकी वजह से सारे अधिवक्ता बेचारे परेशान हैं। जो क्लाइंट्स आते हैं वो सब बहुत परेशान रहते हैं। जब पानी बरसता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, हम लोग को निकलने में भी समस्या रहती है। सबसे बड़ी समस्या है महिला शौचालय की, क्योंकि यदि महिला अधिवक्ता है तो वो शौचालय कहाँ जाएगी। तो महिला शौचालय की भी समस्या है और वहाँ पे लिफ्ट की भी समस्या है। लिफ्ट का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। 5 मंजिला इमारत तो बनी है लेकिन लिफ्ट नहीं है। अब बताइए 5 मंजिला इमारत पे व्यक्ति कैसे जाएगा काम करने के लिए। तो बहुत सी समस्याएं हैं हमारे परिसर में जिसको मैंने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि अगर मैं जीतती हूँ ये चुनाव तो मैं उन सारी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करूंगी। मैडम एक सवाल ये भी कि महिलाएं जब भी लड़कियां खास तौर पे जी, देखा जी। जाता है, युवा जब भी पहली बार कोर्ट में जाता तो जी। उनके अंदर एक डर रहता है कि हम्म, महिलाएं बहुत कम कोर्ट में जी, जाती जी, हैं, जी। तो उनको मोटिवेट कैसे करेंगे, वो कैसे आएंगे इस फील्ड में? देखिए भैया, समस्या देखिए महिलाओं के लिए तो हर फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कचहरी परिसर में। और बहुत सी फैमिली भी अलाउ नहीं करती है, महिलाओं को पढ़ाती नहीं है। मेरा बस यही निवेदन है सभी से कि अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, लिखाइए, उनको इस काबिल बनाइए कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मैडम एक सवाल ये भी है कि लगातार जो महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है कि जी। दुष्कर्म किया जा जी, रहा जी, है जी। उसके साथ हो रहा है, हुँ। लेकिन क्या न्यायपालिका उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? महिलाओं के साथ आए दिन ऐसा घटना हो रहा है, तो जी। उस पे क्या कहेंगे कि न्यायपालिका को क्या एक्शन लेना चाहिए? कई बार ऐसे भी होता है कि हुँ। फांसी दे देना चाहिए, जी। उसको मार देना चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए। क्या यहीं तक न्याय सीमित है या उसके ऊपर भी न्याय? नहीं, हमारी न्यायपालिका बहुत ही अच्छी है। हम उस पे कोई भी उँगली नहीं उठा सकते हैं। अगर जो भी दोषी होता है, उसको सज़ा मिलती है और बेशक मिलेगी। दोषी कहीं छूटता नहीं है। तो न्यायपालिका का कोई इसमें दोष नहीं है, न्यायपालिका हमारी बहुत ही बढ़िया है। न्यायपालिका की तो बात कर रही है, लेकिन केसेस बहुत सारे पेंडिंग में जी, हैं। जी। ऐसा क्यों होता है कि केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है? कभी जो बार-बार डेट लिया जाता है उन लोगों की नेक्स्ट हियरिंग होगा, हुँ। उस पे न्यायपालिका क्या करे नहीं, कि सारी चीज़ें प्रोसेस के हिसाब से होती ना, बिना प्रोसेस के तो कुछ भी नहीं होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या रहेगा मैडम? जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो आजकल बहुत सुर्खियों में रहता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट और नॉर्मल कोर्ट से क्या अंतर है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में फाइल हमारी जितनी भी मतलब होता है वो थोड़ा-सा भी खड़ कर दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित न्याय का समाधान है, तो हमें उसमें जल्दी ही इंसाफ मिल जाता है। क्या ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी है कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि केस पेंडिंग में जब लोग गरीब लोग जाते हैं तो उसमें 2-2 महीने लग जाता है हियरिंग के लिए, 2.5 महीने तक हो जाता है। क्या नॉर्मल लोग के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 134वां जन्मदिन मनाया गया और सेंट्रल बार काउंसिल का चुनाव भी होने वाला है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सेंट्रल बार काउंसिल के या कहें कि संविधान के बारे में, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में क्या है कि आरक्षण को लेकर लगातार ये अंबेडकर जी ने जो आवाज़ें उठाया, क्या अभी भी आरक्षण संभव है या आरक्षण नहीं मिल पा रहा है या संविधान में कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है? नहीं, नहीं, संविधान तो जो बाबा साहब लिख गए हैं उसके अनुसार कहते हैं, अगर कहते हैं हम लोग चलें या हमारे जो जनप्रतिनिधि चलें, तो उसमें बहुत कुछ दे रखा बाबा साहब ने। और अगर उसका पालन सही ढंग से हो तो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को उसमें डीप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि
उसका पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है और जो आज भी जो गरीब शोषित वंचित समाज है उसका लाभ नहीं पा रहा है। बचा आपने बाबा साहब के संविधान को और आपने ये हमारा जो बार का एसोसिएशन है या वकील के बीच में आपने जोड़ कर देखना चाह रहे हैं, तो बहुत बहुत बड़ी समानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी न्यायपालिका, चाहे हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, हम लोग की ओबीसी एससी का जो आरक्षण प्रतिशत है या जो बाबा साहब हम लोग को आरक्षण दे गए थे दलित शोषित और कमेरे समाज को, उनकी भागीदारी बिल्कुल ही नहीं है। मैं पुनः कहते हैं माननीय सरकार से, माननीय संविधान विशेषज्ञों से, जो भी उच्च कहते हैं हमारे माय लॉर्ड हैं, कि हम लोग को भी उसमें भागीदारी प्रतिनिधित्व मिले, तभी जो दबा कुचला समाज है उसको भी न्याय की एक आशा जगेगी और वो संविधान जो बाबा साहब लिख गए हैं वो पूरा ही उनके सपने साकार हो सकेंगे। वकील साहब, एक और सवाल है कि जो आजकल बहुत सुर्खियों में चला हुआ है कि ये न्यायपालिका, लेकिन विधायिका, उसके बाद देखा लोकसभा राज्यसभा में पास तो हो जाता है कोई कानून, लेकिन वो लास्ट में चला जाता है न्याय के खिलाफ, न्यायाधीश के खिलाफ। समझ में नहीं आता कि ये जो कानून बनता है, जो लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, राष्ट्रपति भी सिग्नेचर हो जाता है, फिर ये कोर्ट में क्यों चला जाता है? या तो कोर्ट में पहले ही एक्शन ले लिया जाता है उस पर। मैं लखनऊ से राजेंद्र सोंकर एडवोकेट। आपने जो क्वेश्चन किया बहुत सही क्वेश्चन किया है कि जो वादकारी होते हैं उनको जो है न्यायालय पे भरोसा होता है, तभी वो न्यायालय की शरण में जाते हैं। और न्यायालय की शरण में कौन जाता है? न्यायालय की शरण में वही जाता है जो समाज से जिसका शोषण हुआ हो, जिसके साथ में अत्याचार हुआ हो, या उसके साथ में जो है छल हुआ हो, धोखा हुआ हो, वो व्यक्ति न्याय की गुहार करता है न्यायालय में जाकर। क्योंकि आज की जो शासन व्यवस्था है पुलिस को सुनती नहीं है। वादकारी जाते हैं अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए, थाने पर जाते हैं, वहाँ उनकी मनमानी होती है, ले लिया जाता है रिपोर्ट को, लेकिन दर्ज नहीं किया जाता है। अंत में न्यायालय ही होता है। पहले जो सीआरपीसी था 156(3) के अंतर्गत जो है मुकदमा लोग न्यायालय में जाते थे, कायम होता था। अब बीएनएस के अंतर्गत 174 के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो अपने बात को रखते हैं और वहाँ पर उसको न्याय मिलने की एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है न्यायालय से। अभी ओके साहब, एक हाईकोर्ट का निर्णय आया है, हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे तो ये बताया कि अगर किसी व्यक्ति का घर अगर पुलिस जाता तो बिना कारण नोटिस बताए वो उसको या तो अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये तो बहुत पहले भी कानून में है, फिर एक्शन क्यों लिया जा रहा है? आखिर में जब कानून में पहले लिखा गया तो फिर पुलिस का रवैया क्या सख्त हो गया था कि बिना कारण नोटिस बताओ, बिना कुछ किए हुए उन लोगों के पास अरेस्ट कर लेते हैं, गोली मार देते हैं, पैरों पर गोली मार देते हैं, घर में किसी को उठा के लेके चले जाते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम यानी कि मैं यहाँ बार में भी कहता रहा हूँ, और चूँकि हम जो है एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता का एक दायित्व बनता है कि समाज के शोषित पीड़ित दुखित लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। लेकिन क्या हुआ कि पुलिस को जो जुडिशरी की पावर दे दी गई है, जैसे 145, 133, ये 107-16 जो मुकदमे हैं, इस प्रकार के मुकदमे जो है पहले न्यायालय में हुआ करते थे, अब वो न्यायालय से पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस एफआईआर करती है, पुलिस डिसाइड करती है, पुलिस जजमेंट करती है। पहली बात तो इनसे जो है ये अधिकार जुडिशरी का इनको नहीं देना चाहिए, ये अधिवक्ताओं पर रहना चाहिए। एक अधिवक्ता ही जो न्याय दिला सकता है, और ये इसका मिस यूज हो रहा है जो ये पुलिस प्रशासन कर रही है, इसका मैं विरोध करता हूँ।